हेडिंग डाल देता हूं मैं अकबर। और अकबर को आप पढ़ोगे 1556 से लेकर 1605 तक। हम कंटिन्यूसली अकबर को 1556 से लेकर 1605 तक पढ़ने वाले हैं। तो देखिए अकबर का सबसे पहले हम जन्म लिखेंगे। तो आपको जन्म तो शायद मैं लिखवा चुका हूं, लेकिन फिर से लिख ही देता हूं। अकबर का जो जन्म है वो 15 अक्टूबर 1542 को हुआ था। 15 अक्टूबर 1542 को। और हुआ कहाँ पे था? अमरकोट में। इसके माता पिता का नाम तो आप लिख चुके हो, डायरेक्टली इसके बचपन का नाम, चाइल्डहुड नेम लिख लीजिए। तो हम पढ़ते हैं इसके बचपन का नाम। इसके बचपन का नाम क्या था? तो हम पढ़ते हैं इसके बचपन का नाम था जहरुद्दीन। सॉरी, जहरुद्दीन तो इसके दादा का नाम था। तो हम पढ़ते हैं इसके बचपन का नाम बदरुद्दीन था। इसके बचपन का जो नाम था वो बदरुद्दीन था। इसके बाद हम पढ़ते हैं इसकी माता का नाम हमीदा बानो बेगम, इसके पिता का नाम हुमायूं था। हाँ, इसके पुत्र का नाम लिख लीजिए। अकबर के पुत्र जो लगभग जिक्र हुआ आपके इतिहास में, तो हम पढ़ते हैं अकबर के पुत्र या अकबर के बेटे। अकबर के एक बेटे का नाम था सलीम। सलीम नाम लगभग सभी को पता है, जो आगे चल के जहांगीर कहलाएगा। एक का नाम था मुराद, एक का नाम था दानियाल। तो हम पढ़ते हैं सलीम, मुराद, दानियाल, ये सारे के सारे अकबर के बेटे थे। सलीम जहांगीर कहलाएगा आगे चल के। इसके बाद हम पढ़ते हैं, बात है 1556 की। तो 1556 में आपने ये पढ़ा था क्या सर? हुमायूं यानी इसके पिता की डेथ हुई थी, हुमायूं की मृत्यु हुई थी। तो जब हुमायूं की मृत्यु हुई थी उस समय जो अकबर था वो पंजाब गया हुआ था। इसी समय जब इसके पिता की डेथ हुई, जब अकबर किसके साथ है? अपने संरक्षक के साथ। देखिए अकबर का एक बॉडीगार्ड था, अकबर का एक संरक्षक था, और वो संरक्षक का नाम क्या था? बैरम खान। लगभग आपने सभी ने इसका नाम सुना होगा। अकबर के संरक्षक का नाम था बैरम खान। और बैरम खान के साथ जो अकबर था ये कलानौर गया हुआ था। जो अकबर था ये कलानौर के अभियान पर गया हुआ था, कलानौर के अभियान पर गया हुआ था। और ये जो कलानौर है आप याद रखेंगे, कलानौर जो है ये कलानौर कहाँ पे पड़ता है? ये कलानौर पंजाब में पड़ता है, ये हरियाणा वाला कलानौर नहीं है। तो जिस समय अकबर के पिता की डेथ हुई, अकबर अपने संरक्षक के साथ कलानौर को जीतने के लिए गया हुआ था। अब जैसे ही वहां पे गया हुआ था तो अकबर अभी महज 13 साल का ही था। तो वहां पे बैरम खां को पता चला अकबर का पिता मारा गया है और दिल्ली की गद्दी खाली हो चुकी है। तो यहाँ पे बैरम खां ने क्या किया? कलानौर के अंदर ही अकबर का राज्य अभिषेक कर दिया। तो आप ये भी याद रखोगे अकबर का एक बार राज्य अभिषेक कलानौर में हुआ था। तो कलानौर में ही अकबर का राज्य अभिषेक कर दिया गया, अकबर का राज्य अभिषेक कर दिया गया। तो हम पढ़ते हैं अकबर का राज्य अभिषेक यानी कोरोनेशन हुआ। तो हम पढ़ते हैं अकबर का राज्य अभिषेक कलानौर में कर दिया गया। लेकिन दूसरी तरफ दिल्ली की गद्दी को खाली देखकर एक हरियाणा के रेवाड़ी का एक नमक व्यापारी था, जो सिकंदर सूर का सेनापति या फिर मंत्री हुआ करता था। वो दिल्ली की गद्दी को खाली देख दिल्ली की गद्दी पर बैठ गया, जिसका नाम क्या था? हेमू था। तो दूसरी तरफ हम पढ़ते हैं 1556 में ही, दूसरी तरफ हम पढ़ते हैं 1556 में दिल्ली की गद्दी पर, 1556 में दिल्ली की जो गद्दी थी, दिल्ली की गद्दी पर कौन बैठ गया? हेमू बैठ गया। और हेमू दिल्ली की गद्दी पर बैठ के अपना नाम क्या रख लिया? हेमचंद्र विक्रमादित्य। यानी इसने अपने आप को एक उपाधि दे दी, वो क्या थी? विक्रमादित्य की, हेमचंद्र विक्रमादित्य। तो आप याद रखोगे दिल्ली की गद्दी पर कौन बैठा? हेमचंद्र विक्रमादित्य। हाँ, यहाँ पे नोट डाल के मैं आपको एक बात जरूर बता देता हूँ, आपसे एग्जाम में ये पूछ लिया जाए क्या कुल अब तक कितने विक्रमादित्य हुए हैं, तो इतिहास में कुल 14th विक्रमादित्य हुए हैं। तो याद रखेंगे इतिहास में कुल 14th विक्रमादित्य हुए हैं, जिनमें से पहला विक्रमादित्य आपसे पूछ लिया जाए तो चंद्रगुप्त था, चंद्रगुप्त सेकंड पहला विक्रमादित्य था। और आपसे लास्ट विक्रमादित्य पूछ लिया जाए तो लास्ट विक्रमादित्य हेमू था। तो आप याद रखोगे अभी तक इतिहास में कुल 14th विक्रमादित्य हुए हैं, जिनमें से पहला विक्रमादित्य चंद्रगुप्त सेकंड था, और लास्ट जो विक्रमादित्य था वो कौन था? लास्ट विक्रमादित्य खुद हेमू था। इसके बाद देखिए
आपने ये पढ़ा है एक साइड तो कलानौर के अंदर अकबर राजा बन चुका है, यानी बैरम खान ने अकबर का राज्याभिषेक कर दिया, और एक तरफ दिल्ली की गद्दी पर हेमू बैठ गया है। अब बैरम खान और अकबर को पता चला दिल्ली की गद्दी पर कोई हिंदू शासक बैठ चुका है, तो इन्होंने कोशिश की कि उन्हें एक काम करते हैं, बाबर की तरह फिर से ये भी अटैक करेंगे और ये भी लक को आजमाएंगे और ये भी पानीपत का युद्ध लड़ेंगे, और जैसे ही यहाँ पे ये अटैक करेंगे और ये जीत जाएंगे। तो देखिए हम यहाँ पे पढ़ते हैं जो हेमू था, हेमचंद्र विक्रमादित्य जब गद्दी पर बैठा, तो यहाँ पर आपके एचएसएससी के लिए एक एग्जाम में क्वेश्चन बना, जो मैं यहाँ पे फिर से नोट में लिख देता हूँ। और वो क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए क्या बना, आपसे ये पूछा जाता है अंतिम हिंदू शासक, आपसे ये पूछा जाता है दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाला अंतिम हिंदू शासक, अंतिम हिंदू शासक। और ये अंतिम हिंदू शासक कौन था, हेमू था। तो आप याद रखोगे दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाला अंतिम जो हिंदू शासक था वो, तो आप ये पढ़ोगे। इसके बाद हम पढ़ते हैं जैसे ही बैरम खां और अकबर अटैक करने के लिए दिल्ली की तरफ आए, तो जैसे ही दिल्ली की तरफ आए तो पानीपत के अंदर एक युद्ध लड़ा गया, जिस युद्ध का नाम है पानीपत का सेकंड बैटल। तो हम पढ़ते हैं 5 नवंबर 1556 को पानीपत का सेकंड बैटल हुआ, पानीपत का दूसरा युद्ध हुआ। तो हम पढ़ते हैं पानीपत का दूसरा युद्ध हुआ, और जो ये दूसरा युद्ध था पानीपत का, ये किस किस के बीच हुआ था, एक तरफ इस युद्ध में अकबर था, यानी अकबर का नाम लिखेंगे, दूसरी तरफ इस युद्ध में हेमू था। इसमें हेमू की हार हुई और अकबर की इस युद्ध के अंदर जीत हुई थी। तो हम पढ़ते हैं अकबर इस युद्ध में जीत गया और हेमू इस युद्ध के अंदर हार गया। मैं आपको बता दूं जो ये युद्ध था ये अकबर ने नहीं लड़ा, इस युद्ध में अकबर को कोसों दूर छोड़ दिया गया था बैरम खां के द्वारा, ये युद्ध बैरम खां ने लड़ा था। फिर भी हम अकबर क्यों लिखते हैं, क्योंकि इस समय राजा अकबर था। आपको याद नहीं रखना बैरम खां ने लड़ा था, आप अकबर ही याद रखोगे, चाहे अकबर ने बेशक युद्ध ना लड़ा हो। इस युद्ध के अंदर अकबर की जीत हुई और हेमू की हार हुई, और ये बताया जाता है हेमू की आंख में तीर लगा, वो नीचे गिरा, जिसकी वजह से उसी के हाथी ने उस पर पैर रख दिया, यानी कि भारत का अंतिम जो हिंदू राजा था वो मारा गया और फिर से मुगलों का राजा अकबर बन गया। और अकबर अब राजा बन चुका है लगभग पूरे के पूरे उत्तर भारत का, और ये युद्ध जीत लिया है अब अकबर ने। अब हम अकबर को आगे कंटिन्यूसली पढ़ते हैं और हम पढ़ते हैं अकबर ने आगे चल के क्या क्या इंपॉर्टेंट काम किए थे, ये सारी बातें। तो देखिए नेक्स्ट स्लाइड लेता हूं मैं। तो हम पढ़ते हैं अकबर दिल्ली की गद्दी पर बैठ चुका था, तो 1556 से लेकर 60 तक का जो टाइम पीरियड है मुगलों का, इस टाइम पीरियड को बैरम खां का टाइम पीरियड माना जाता है। क्यों, क्योंकि इसमें बैरम खां अकबर का संरक्षक था, बैरम खां अकबर का संरक्षक था। अब आप कहोगे सर संरक्षक मीन्स यानी अकबर का बॉडीगार्ड है, यानी जितने भी एक्सटर्नली डिसीजन थे, जितने भी, यानी एग्जैक्ट में अकबर का तो सिर्फ नाम चलता था, शासन करने का काम बैरम खां ही करता था। तो 1556 से लेकर 1560 तक का जो टाइम पीरियड है वो बैरम खां का ही माना जाता है। लेकिन यहाँ पे घटना घटित हुई, एक कहानी है, आपने जोधा अकबर में भी देखी होगी, तो गौर से सुनिए। अकबर की एक दाईमा थी, जिस दाईमा का नाम क्या था, महामंगा। तो महामंगा भी लगभग शासन चलाती थी, यानी इंटरनली डिसीजन सारे महामंगा लेती थी, अकबर को सारे काम वही बताते थे। और महामंगा को पसंद नहीं थे कौन, ये बैरम खां, वो नहीं चाहते थे अकबर के शासन काल में हस्तक्षेप करे कौन, बैरम खां। इसलिए महामंगा ने क्या किया, अकबर को भड़का दिया और एक तरफ बैरम खां को भी। तो अकबर और बैरम खां को आमने सामने कर दिया। हालांकि बैरम खां अकबर के पिता के समान थे, फिर भी एक नाम मात्र दोनों के बीच में युद्ध हुआ, एक बैटल हुआ। तो हम पढ़ते हैं, बात है 1560 की। 1560 में एक युद्ध हुआ, जिस युद्ध का नाम था तिलवाड़ा का युद्ध, जिसका नाम था तिलवाड़ा का युद्ध, बैटल ऑफ तिलवाड़ा। तो हम पढ़ते हैं एक युद्ध लड़ा गया, जिस युद्ध का नाम था तिलवाड़ा का युद्ध। और ये युद्ध किस किस के बीच लड़ा गया, तो हम पढ़ते हैं ये युद्ध लड़ा गया, एक तरफ बैरम खां थे और दूसरी तरफ इस युद्ध के अंदर अकबर थे, अकबर और बैरम खां। अकबर ने आसानी से अपनी सेना से बैरम खां को हरा दिया, तो यहाँ पे बैरम खां की हार हुई। अब अकबर ने इस बैरम खां को कोई सजा नहीं दी, क्यों, क्योंकि ये इसके पिता के समान थे। लेकिन महामंगा के कहने पे बैरम खां को एक आसान सी सजा दी गई। वो सजा क्या थी, अकबर ने बैरम खां को ये कहा, देखिए आप मेरे पिता समान हैं, तो यहाँ पे आपको सिर्फ सजा ये दी जाती है, आज के बाद में आप मेरे संरक्षक के पद पे नहीं रहेंगे, आपका बचा हुआ जो जीवन है आप तीर्थ यात्रा पे बिताइए। यानी अकबर ने इसको सजा दी थी
अब आप संरक्षक का पद छोड़ के तीर्थ यात्रा यानी कि हज की यात्रा पे चले जाइए। तो बैरम खां ने अकबर की इस बात को मान लिया और बैरम खां हज की यात्रा करने के लिए गुजरात की तरफ चल निकला, क्योंकि गुजरात से शिप से उसको सऊदी अरब में जाना था। तो हम पढ़ते हैं, बात है 1561 की ही, तो हम पढ़ते हैं, सॉरी बात है 1560 की ही। तो 1560 में बैरम खां हज की यात्रा पे चल निकला। बैरम खां हज की यात्रा पे चल निकला। जो बैरम खां था ये हज की यात्रा पर गया। बैरम खां हज की यात्रा पर गया और जैसे ही हज की यात्रा पर गया तो बैरम खां गुजरात के पाटन नामक क्षेत्र पर पहुंचा था। ये गुजरात के पाटन नामक क्षेत्र पर पहुंचा था। वहीं रास्ते में मुबारक शाह पहुंचा। वहीं पीछे से एक व्यक्ति आया जिसका नाम था मुबारक शाह, और मुबारक शाह ने क्या कर दिया, बैरम खां की हत्या कर दी। मुबारक शाह ने बैरम खां को मार दिया, बैरम खां की हत्या कर दी। तो हम पढ़ते, वहीं पीछे से मुबारक शाह आया और मुबारक शाह ने क्या किया, बैरम खां की हत्या कर दी। अब कुछ इतिहासकारों ने ये कहा है इस मुबारक शाह को महामंगा ने भेजा था ताकि बैरम खां हज की यात्रा से वापस ना पाए, इसलिए धोखे से मरवा दिया। अब जितने भी डिसीजन लेने के जो पावर थी वो लगभग अकबर और महामंगा के हाथों में आ चुकी थी। यानी जितने एक्सटर्नली डिसीजन थे, यानी जितने बाहर के सारे काम थे, एज पर एग्जांपल जितने युद्ध लड़ने थे वो सारे किसके हाथों में आ गए, अकबर के हाथों में। यानी अकबर इंडिविजुअली जाके युद्ध लड़ता था और इंटरनली जितने डिसीजन थे वो सारे महामंगा लेती थी। तो 1561 में अकबर ने अपना पहला अभियान स्टार्ट किया मालवा का। तो हम पढ़ते हैं, बात है 1561 की। तो हम पढ़ते हैं, अकबर ने 1561 में मालवा पर अटैक किया, मालवा पर आक्रमण किया। अकबर ने मालवा पर अटैक किया, मालवा पर आक्रमण किया। और जैसे ही मालवा पर आक्रमण किया, इस समय मालवा का जो शासक था उसका नाम था बाज बहादुर। उसका नाम था बाज बहादुर। बाज बहादुर को हराकर अकबर ने क्या किया, मालवा को जीत लिया। अब जैसे ही अकबर मालवा को जीत के वापस आने लगा दिल्ली की तरफ, तो अकबर ने सोचा क्यों नहीं काम करते हैं चलते चलते जयपुर के पास में एक रियासत है जिस रियासत का नाम है आमेर रियासत। आमेर का किला आपने भी देखा होगा कभी, तो वहां पे चलते हैं और आमेर को जीतते हैं। अकबर करता क्या था किसी भी स्थान पर अटैक करने से पहले अकबर क्या करता था, किसी भी स्थान के ऊपर अटैक करने से पहले वहां पे एक एप्लीकेशन यानी कि वहां पे एक लेटर भेजता था, एक फरमान भेजता था, जिस फरमान में लिखा होता था या तो आप मुगलों का वर्चस्व मान लीजिए अन्यथा आप पर अटैक कर दिया जाएगा। तो यहाँ पे अकबर ने आमेर के राजा भारमल के पास में एक फरमान, एक लेटर भिजवाया जिस लेटर में लिखा था या तो आप मुगलों का वर्चस्व मान लीजिए अन्यथा कुछ समय पीरियड के बाद आप पे अटैक कर दिया जाएगा। तो राजा भारमल ने क्या किया, राजा भारमल ने इस संधि को मान लिया और राजा भारमल ने उत्तर में ये कहा, आपका स्वागत, आप आजिए, हम आपका वर्चस्व मानने को तैयार, यानी आपका डोमिनेंस मानने को तैयार हैं, आपको हर साल कर देने को भी तैयार हैं। तो यहाँ पे अकबर मालवा से चलता हुआ सीधा जयपुर के आमेर में पहुंचा। और हम पढ़ते हैं यहाँ पे 1561 में आमेर के राजा 1561 में आमेर के राजा जिनका नाम था राजा भारमल, आमेर के राजा जिनका नाम था राजा भारमल, राजा भारमल ने क्या किया, अपनी बेटी का विवाह, इनकी एक बेटी थी जिसका नाम था हरखाबाई, जिसका नाम था हरखाबाई, इनकी एक बेटी थी जिसका नाम था हरखाबाई। तो हम पढ़ते हैं, इनकी एक बेटी थी जिसका नाम था हरखाबाई, इनकी एक बेटी थी जिसका नाम था हरखाबाई। इस हरखाबाई का विवाह किसके साथ कर दिया गया, अकबर के साथ कर दिया। संधि के तौर पे इसका जो विवाह था ये विवाह किसके साथ कर दिया गया, अकबर के साथ कर दिया गया। तो हम पढ़ते हैं, आमेर के राजा जो भारमल है, भारमल की एक बेटी थी जिसका नाम है हरखाबाई, हरखाबाई का विवाह किसके साथ कर दिया गया, अकबर के साथ इनका विवाह कर दिया गया। मैं आपको बता दूं इतिहास में जोधाबाई इसी को जाना जाता है, इसी को जोधा बोला जाता है, जिनका रियल एक्चुअल नेम क्या है, हरखाबाई। इसके बाद हम पढ़ते हैं, देखिए बैरम खां के मरने के बाद में 1560 से लेके 1562 का जो टाइम पीरियड है इसको बोला जाता है महामंगा का शासन,
क्योंकि यहाँ पे लगभग महामंगा सारे के सारे डिसीजन लेती थी, तो इसको महामंगा का शासन भी बोला जाता है, इसको पर्दा शासन भी बोला जाता है, इसको पर्दा शासन भी बोला जाता है। पर्दा शासन का मतलब है ये महामंगा का शासन था, रानियों का शासन था, इसलिए पर्दा शासन। इसी को पेटीकोट शासन भी बोला जाता है, इसी को इतिहास में पेटीकोट शासन नाम भी दिया जाता है। तो देखिए हम पढ़ते हैं 1560 से 62 में बैरम खां के मरने के बाद में डिसीजन लेने के सारे जो पावर थी वो सारी महामंगा के हाथ में थी, इसलिए इसको पर्दा शासन, महामंगा का शासन या पेटीकोट शासन बोला जाता है। इसके बाद हम पढ़ते हैं 1562 में महामंगा की डेथ हुई, 1562 में महामंगा की डेथ हुई, और जैसे ही महामंगा की डेथ हुई अकबर को मुक्ति मिल चुकी थी अब हरमदल से। मैं आपको एक बात बता दूं, अकबर के पास काफ़ी सारी रानियां थी और उन रानियों के लिए अकबर ने क्या किया था, अकबर ने एक महल बनाया था उन सभी रानियों के लिए, और वो महल को किस नाम से जाना जाता था, तो अकबर के महल को हरमदल के नाम से जाना जाता था, और उस महल की जो हेड होती थी वो ये महामंगा होती थी, यानी महामंगा शासन चलाती, तो इसको हरमदल का शासन भी बोला जाता था। तो कई बार आपको इस टाइम पीरियड को नाम क्या दिया जाता था, हरमदल का शासन, इसको बोला जाता था हरमदल का शासन, यानी कि हरमदल का शासन चलता था, रानियों का शासन चलता था। अब जैसे ही 1562 में महामंगा की डेथ हुई तो अकबर को हरमदल से मुक्ति मिल गई, यानी अकबर इंडिविजुअली स्वतंत्र हो चुका था। तो हम आगे पढ़ते हैं, बात है 1562 की। तो 1562 में महामंगा के मरने के बाद 1562 में अकबर को हरमदल से मुक्ति मिली, अकबर को हरमदल से मुक्ति मिली। हरमदल से मुक्ति मिली, तो हम पढ़ते हैं 1562 में अकबर को हरमदल से मुक्ति मिली। इसके बाद हम पढ़ते हैं अकबर ने 1562 में ही एक अच्छा काम किया, अकबर ने 1562 में दास प्रथा का अंत कर दिया, यानी कि गुलाम रखने की जो प्रथा थी, इस गुलाम प्रथा का भी अकबर ने अंत कर दिया। इसके बाद हम पढ़ते हैं अकबर ने 1563 में, अकबर ने 1563 में हम पढ़ते हैं अकबर ने 1563 में तीर्थ यात्रा कर हटा दिया। तो देखिए पिलग्रिम टैक्स जो कि हिंदुओं से लिया जाता था, तीर्थ यात्रा कर, तो तीर्थ यात्रा कर को भी अकबर ने खत्म कर दिया, एक एक करके अकबर सारे अच्छे काम करने लगा। इसके बाद हम पढ़ते हैं, बात है 1564 की। 1564 में अकबर ने जजिया कर को भी खत्म कर दिया, अकबर ने जजिया कर को भी खत्म कर दिया। तो हम पढ़ते हैं 1564 में अकबर ने जजिया कर को भी खत्म कर दिया। अकबर के इन सभी कामों से खुश होकर भारतीयों ने, यानी कि हिंदुओं ने अकबर को एक उपाधि दी, हिंदुओं ने अकबर को एक टाइटल दिया, एक उपाधि दी, और इसी उपाधि का नाम क्या है, अकबर। अब आप ये कहोगे सर अकबर को अकबर की उपाधि कैसे दे दी, तो आपको बता दूं अकबर इसका नाम नहीं है, इसकी उपाधि का नाम अकबर है। हालांकि इसका रियल नेम क्या था, बदरुद्दीन, और राजा बनने के बाद इसका नाम क्या था, जलालुद्दीन। तो मैं बता देता हूं इसका वास्तविक जो नाम था, इसका जो वास्तविक नाम था वो था जलालुद्दीन, इसका जो वास्तविक नेम था वो था जलालुद्दीन। अब आप ये कहोगे सर एक बदरुद्दीन भी लिखवाया था, तो गौर से सुने, बदरुद्दीन इसका बचपन का नाम, वास्तविक नाम इसका जलालुद्दीन था, और हिंदू जनता ने इसको अकबर बोला था। अकबर का मतलब होता है दयालु, तो यहाँ पे इसको इतिहास में अब अकबर के नाम से ही जाना जाता है। जैसे शाहजहां का नाम खुर्रम था लेकिन उपाधि शाहजहां थी, तो इनको इनकी उपाधियों के नाम से जाना जाता है। जैसे मोहनदास को मोहनदास की बजाय उसकी उपाधि से जाना जाता है, महात्मा गांधी के नाम से। तो यहाँ पे आप याद रखोगे इतिहास में काफी सारे ऐसे कैरेक्टर हैं जो उनकी उपाधियों की वजह से जाने जाते हैं। इसके बाद हम पढ़ते हैं, बात है 1569 की। तो हम पढ़ते हैं, बात है 1569 की। 1569 में अकबर के बेटे का जन्म हुआ। तो हम पढ़ते हैं अकबर के बेटे का जन्म हुआ, अकबर के बेटे सलीम का जन्म हुआ। 1569 में
अकबर के बेटे सलीम का जन्म हुआ। और ये सलीम का जो जन्म था तो हम पढ़ते 1569 में अकबर के बेटे का जन्म हुआ। और ये जन्म कहाँ पे हुआ था? फतेहपुर सीकरी में। फतेहपुर सीकरी में। फतेहपुर सीकरी जो कि यूपी के में है, राजस्थान के भरतपुर डिस्ट्रिक्ट के टच में है। तो हम पढ़ते हैं फतेहपुर सीकरी में जन्म हुआ। और अकबर का एक गुरु था, हम पढ़ते हैं अकबर का एक गुरु था, उसी गुरु की कुटिया में जन्म हुआ था, किसका? सलीम का। और अकबर के गुरु का नाम क्या था? तो हम पढ़ते हैं अकबर का गुरु था, और अकबर के हम पढ़ते हैं अकबर का गुरु था और उसी गुरु की कुटिया के अंदर जन्म हुआ था। और अकबर के गुरु का नाम था शेख सलीम चिश्ती। अकबर के गुरु का नाम था शेख सलीम चिश्ती। अकबर के गुरु का नाम था शेख सलीम चिश्ती। और देखिए अकबर ने क्या किया, अपने गुरु के नाम पे अपने बेटे का नाम रख दिया सलीम। तो यहाँ पे हम पढ़ते हैं 1569 में अकबर के बेटे का जन्म हुआ। इसके बाद हम पढ़ते हैं, बात है 1570 की। 1570 में अकबर ने क्या किया, अपने गुरु का मकबरा बनवाया। अपने गुरु का मकबरा बनवाया और इस मकबरे को नाम क्या दिया? शेख सलीम चिश्ती का मकबरा। तो आपसे एग्जाम में कई बार पूछ लिया जाता है शेख सलीम चिश्ती का मकबरा किसने बनवाया था? तो शेख सलीम चिश्ती का मकबरा अकबर ने 1570 में बनवाया था। और हम पढ़ते हैं अकबर ने क्या किया, 1570 में ही इस मकबरे के चारों तरफ एक शहर बसाया था। इस मकबरे के चारों तरफ एक नगर बसाया था और इसी नगर का नाम दिया गया था फतेहपुर सीकरी। इसी का नाम था फतेहपुर सीकरी। इसी नगर को बोला गया था फतेहपुर सीकरी। तो हम पढ़ते हैं इसके चारों तरफ एक नगर बसाया गया जिस नगर का नाम था फतेहपुर सीकरी। इसके बाद हम पढ़ते हैं, बात है 1571-72 की। हम पढ़ते हैं बात है 1571-1572 के आसपास की। तो यहाँ पे अकबर ने अपना गुजरात अभियान स्टार्ट किया। अकबर ने अपना गुजरात अभियान को शुरू किया, गुजरात अभियान प्रारंभ किया। यानी कि अकबर ने गुजरात का विजय अभियान, गुजरात को जीतना का अभियान प्रारंभ किया। तो यहाँ पे अकबर ने गुजरात को जीत लिया था। यहाँ पे घटना क्या घटी, अकबर खुश हुआ क्योंकि अकबर ने पहली बार, हम पढ़ते हैं इस अभियान पे अकबर ने पहली बार अपनी लाइफ में समुंदर देखा था। अकबर ने पहली बार समुंदर देखा और साथ में अकबर ने क्या किया, अकबर की मुलाकात पुर्तगालियों से हुई। अकबर की जो मुलाकात थी वो पुर्तगालियों से हुई, यानी कि विदेशियों से अकबर ने मुलाकात की। तो गौर से देखिए 1571-72 में गुजरात का अभियान हुआ। यहाँ पे अकबर ने पहली बार समुंदर भी देखा और अकबर की जो मुलाकात थी वो विदेशी यानी कि फॉरनर यानी पुर्तगालियों से हुई। अकबर खुश हुआ और अकबर ने खुश होकर इस गुजरात विजय की याद में, तो हम पढ़ते हैं अकबर ने क्या किया, गुजरात विजय की याद में अकबर ने गुजरात विजय की याद में बुलंद दरवाजे का निर्माण करवाया। अकबर ने बुलंद दरवाजे का निर्माण करवाया और ये बुलंद दरवाजा कहाँ पर बनवाया था? फतेहपुर सीकरी में। ये बुलंद दरवाजा फतेहपुर सीकरी में बनवाया। तो हम पढ़ते हैं ये जो दरवाज़ा था ये फतेहपुर सीकरी में बनवाया, जो 1573 में बनना स्टार्ट हुआ था, 1602 के आसपास तक ये बना था। तो आप याद रखोगे, आपसे डायरेक्टली ये पूछा जाता है, एक तो ये पूछा जाता है बुलंद दरवाज़ा किसने बनवाया? अकबर ने। कहाँ बनवाया? ये बनवाया फतेहपुर सीकरी में। किसकी याद में बनवाया? तो ये गुजरात विजय की याद में बनवाया था, गुजरात विजय के उपलक्ष्य में बनवाया था 1572-73 के आसपास में। इसके बाद हम पढ़ेंगे अकबर के द्वारा बनवाई गई स्मारक, क्योंकि अकबर के शासनकाल में काफ़ी सारे मोन्यूमेंट्स, काफ़ी सारी बिल्डिंग्स, काफ़ी सारे स्मारक बने थे। वो सारे के सारे आपसे कई बार एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। तो हम पढ़ते हैं अकबर के द्वारा बनवाए गए स्मारक। तो यहाँ पे मैं हेडिंग डाल देता हूँ, अकबर के द्वारा बनाए गए स्मारक। अकबर ने जितने भी स्मारक बनाए थे उनमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे अकबर ने अटक का किला बनवाया। अकबर ने अटक का किला बनवाया। नंबर 2, अकबर ने इलाहाबाद का किला बनवाया। अकबर ने लाहौर का किला बनवाया।
अकबर ने आगरा में किला बनवाया, जिसको आगरा का लाल किला बोला जाता है, ये भी अकबर ने बनवाया था। तो हम पढ़ते हैं अकबर ने आगरा का किला भी बनवाया था। इसके बाद अकबर ने फतेहपुर सीकरी में पंचमहल बनवाया। फतेहपुर सीकरी में पंचमहल बनवाया। फतेहपुर सीकरी में इसने जोधा महल बनवाया, जिसको मरियम उज जमानी का महल बोला जाता था। इसी का नाम है जोधा महल, जिसको मरियम उज जमानी का महल बोला गया था। इसके बाद अकबर ने शेख सलीम चिश्ती का मकबरा बनवाया। सेकंड बार लिख रहा हूं, शेख सलीम चिश्ती का मकबरा। अकबर ने शेख सलीम चिश्ती का मकबरा बनवाया। इसके बाद हम पढ़ते हैं अकबर ने बुलंद दरवाजे का निर्माण करवाया। इसके बाद हम पढ़ते हैं अकबर ने इबादत खाना बनवाया था। अकबर ने इबादत खाना बनवाया। अकबर ने इबादत खाना बनवाया। तो ये सारी जो बिल्डिंग थी, ये सारी की सारी अकबर के द्वारा बनवाई गई थी। इसके बाद हम पढ़ते हैं, बात है 1575 की। तो देखिए बोर्ड के ऊपर हम पढ़ते हैं, बात है 1575 की। 1575 में अकबर ने क्या किया, अपनी राजधानी को, अकबर ने अपनी राजधानी को ट्रांसफर कर लिया। कहां से कहां तक, आगरा से फतेहपुर सीकरी। अकबर ने क्या किया, अपनी राजधानी को आगरा से फतेहपुर सीकरी ले गया। तो हम पढ़ते 1575 में अकबर ने अपनी राजधानी को ट्रांसफर कर लिया आगरा से फतेहपुर सीकरी। इसी साल अकबर ने एक काम और इंपॉर्टेंट काम किया फतेहपुर सीकरी में। तो 1575 में अकबर ने क्या किया, फतेहपुर सीकरी में, मैं शॉर्ट में लिख देता हूं एफएस के नाम से, फतेहपुर सीकरी। ठीक है, तो फतेहपुर सीकरी में अकबर ने इबादत खाना बनवाया। इबादत खाना जो अभी अभी बताया था, एक बिल्डिंग बनवाई और एक घोषणा कर दी गई। अकबर ने इबादत खाना बनवाया और घोषणा ये कर दी, क्या हर बृहस्पतिवार को अकबर इस्लाम धर्म गुरुओं के साथ में यहाँ पर चर्चा करेगा और सभी इस्लामिक लोगों को यहाँ पे आना पड़ेगा और इस्लाम धर्म की ग्रोथ के लिए अकबर कुछ अच्छे काम करेगा। तो जैसे ही अकबर ने 1575 में इबादत खाना बनवाया और ये घोषणा करवा दी, क्या हर बृहस्पतिवार को इस्लाम के धर्म गुरुओं के लिए यहाँ पे चर्चा की जाएगी। तो अकबर का एक सलाहकार था, एक एडवाइजर था, आप सभी को उसका नाम याद होगा, बचपन से कहानी सुनी होगी बीरबल के बारे में। तो अकबर का एक एडवाइजर था जिसका नाम था बीरबल। तो बीरबल ने अकबर को यह कहा, आपने इबादत खाना बनाया, अच्छी बात है, लेकिन आप जो हर बृहस्पतिवार को यहाँ पे इस्लाम धर्म गुरुओं को बुलाते हो, ये गलत है, क्योंकि आपको सबसे ज्यादा सेक्युलर के लिए जाना जाता है, यानी कि अकबर के लिए सभी धर्म बराबर थे। तो यहाँ पे बीरबल ने अकबर को राय दी, अगर आप यहाँ पे हर बृहस्पतिवार को सभी धर्मों के लोगों को बुलाओगे तो आपकी पॉपुलरिटी है वो ज्यादा होगी। तो बीरबल की ये बात अच्छी लगी अकबर को और अकबर ने क्या किया, 1579 में हम पढ़ते हैं, अकबर ने 1579 में इस इबादत खाने को सभी धर्मों के लिए खोल दिया। इस इबादत खाने को सभी धर्मों के लिए खोल दिया। इस इबादत खाने को सभी धर्मों के लिए खोल दिया 1579 में। तो ये भी हम पढ़ते हैं। इसके बाद हम पढ़ते हैं, बात है 1576 की। ये डायरेक्टली मैंने 75 के बाद 79 लिखा, इसको गलत मत समझना, क्योंकि एक साथ दो लाइनें हैं इबादत खाने की, इसलिए मैंने इसको एक साथ लिख दिया है। इसके बाद हम पढ़ते हैं, बात है 1576 की। 1576 में एक बैटल हुआ, जिस बैटल का नाम था हल्दी घाटी का युद्ध, जिसका नाम था हल्दी घाटी का युद्ध। तो हम पढ़ते हैं 1576 में एक बैटल हुआ, जिस बैटल का नाम था हल्दी घाटी का युद्ध। सभी को पता है इस युद्ध के बारे में। तो जो ये युद्ध है ये किस किस के बीच लड़ा गया था, तो एक तरफ इस युद्ध में महाराणा प्रताप थे और दूसरी तरफ इस युद्ध के अंदर अकबर थे। हम पढ़ते हैं, एक तरफ इसमें महाराणा प्रताप और दूसरी तरफ अकबर। इसमें महाराणा प्रताप की हार हुई और अकबर की जीत हुई थी। तो ये युद्ध हम इसी में पढ़ते हैं। लेकिन मैं आप लोगों को बता दूं, इस युद्ध को अकबर ने नहीं लड़ा, बल्कि अकबर के सेनापति ने लड़ा था। और अकबर के सेनापति कौन कौन थे, अकबर के एक सेनापति का नाम था आसफ खां, ये युद्ध लड़ा था
आसफ खां, और आसफ खां का साथ दिया था मान सिंह ने। और ये मान सिंह भारमल के बेटे या भारमल का पोता था, तो हम पढ़ते हैं राजा भारमल का पोता मान सिंह। तो हम यहाँ पे पढ़ते हैं सेनापति आसफ खां और मान सिंह थे। 1576 में हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था जो महाराणा प्रताप अकबर का, लेकिन नाम याद अकबर रखोगे। अकबर ने चाहे बेशक युद्ध ना लड़ा हो, लेकिन यहाँ पे जो राजा है वो अकबर ही था, इसलिए आपको ये याद रखना पड़ेगा। हाँ, यहाँ पे एक क्वेश्चन जरूर याद रख लेना। देखिए, हालांकि महाराणा प्रताप आपको कहीं भी नहीं पढ़ाया जाता, राजस्थान की जीके में पढ़ा जाता है, हमारी इंडियन हिस्ट्री में नहीं पढ़ाया जाता, क्योंकि इंडियन हिस्ट्री में हमें सिर्फ मुस्लिम राजा पढ़ाए जाते हैं। तो आप महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम याद रखेंगे। तो महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम, तो महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम क्या था? चेतक। तो आप इसके घोड़े का नाम याद रखेंगे, महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम क्या था? चेतक था। इसके बाद हम पढ़ते हैं, बात है 1577 की। 1577 में अकबर ने अपने एक फ्रेंड बाबा रामदास, या हम पढ़ते हैं गुरु रामदास को, अकबर का एक मित्र था जिसका नाम था गुरु रामदास। और गुरु रामदास को आप सभी जानते होंगे, सिखों के गुरु थे। अभी सिख गुरु पढ़ाने बाकी हैं, तो आप याद रखोगे अकबर ने बाबा रामदास को या गुरु रामदास को 500 बीघा जमीन दान में दी थी। इनको 500 बीघा जमीन दान में दी थी, 500 बीघा जमीन दान में दी थी। और इस जमीन के ऊपर अमृतसर जलाशय खुदवाया गया था। इस जमीन के ऊपर ही अमृतसर शहर बना है। तो आप याद रखेंगे, गुरु रामदास को अकबर ने ही 500 बीघा जमीन दान में दी थी, जिसके ऊपर अमृतसर शहर बसाया गया है। इसके बाद हम पढ़ते हैं, बात है 1582 की। हम पढ़ते हैं, बात है 1582 की। 1582 में अकबर ने एक नया धर्म चलाया। अकबर ने एक न्यू रिलीजन चलाया, नया धर्म चलाया, जिस नए धर्म का नाम क्या था? दीन ए इलाही। अकबर ने 1582 में एक नया धर्म चलाया, जिस नए धर्म का नाम था दीन ए इलाही। ये बताया जाता है इतिहासकारों के द्वारा, जो ये नया धर्म है, इसमें अकबर ने क्या किया था? सभी धर्मों के गुणों को समाहित किया था, यानी सभी धर्मों के अच्छे अच्छे गुण लिए थे। और इस नए धर्म का नाम क्या था? दीन ए इलाही। इसके बाद यहाँ से इस नए धर्म से